सन 2000-2001 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद दुधारू पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम में अत्यधिक वृद्धि हुई है। राज्य में प्रजनन योग्य मादा गौ और भैंस वंशीय की संख्या 31.42 लाख है, जिनमें से 90% नॉन डिस्क्रिप्ट अर्थात निकृष्ट नस्ल हैं और शेष 10% में उन्नत भारतीय और संकर नस्ल के पशु हैं। नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत राज्य शासन के द्वारा सुधार कार्यक्रम व्यापक पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। सन 2006-2007 तक कृत्रिम गर्भाधान विधि से 17% तथा प्राकृतिक गर्भाधान के द्वारा 18% पशुओं का प्रजनन किया गया। जानवर है 1 लीटर देते, छोटे छोटे देसी जानवर साथ, कोई आधा किलो देते, कोई 2 लीटर देते। अब छोटे छोटे देसी जानवर है तो ऐसे हमारे तब चराती में 10 लीटर दूध हो। जानवर की कीमत अब छोटे छोटे का 1000 रुपया मतलब में बिकते छोटे छोटे जानवर। अगर यही सवाल छत्तीसगढ़ के ग्राम पुरी के किसी पशुपालक से पूछा गया होता तो उसका जवाब कुछ और होता। के कृष्ण को राधा चंदन हरियर गोबर भीना गाय गाय तोर कोट भरे की वरदा हो सही दीना। जैसे मैया दिए दिए जैसे देवो यसी से अन्न धन दूत पूत घर भरे जिज्ञु घर भरी। गुजरात के आणंद के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता धमतरी जिले का गांव पुरी। वक्ती जरूरतों में ढलने की ख्वाहिश लिए यहाँ के लोगों ने अपने देसीपन में छिपी जिजीविषा से गांव का स्वरूप ही बदल दिया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वो वक्त सब देसी देसी नस्ल रही से कोनो 1 किलो 1.5 किलो कोनो 2 किलो 2.5 किलो इतने ही तक दूध दे रही। मतलब जानवर पाले रही से 10 टन 20 टन जो भी 15 टन रखे रही से, लेकिन उनमें कोई आमदनी नहीं दी से, केवल बर्दिम खेत देना है और उसके बाद आइस्तान पेरा वेरा दे देना है, बांध देना है, गोबर बिनना है, फिर सवेरे मतलब बर्दिम खेत देना है। कि मेरे गांव में एक बैल का सांड और एक भैंस का सांड लाया गया था। एक बार का सांड थोड़ा खतरनाक निकल गया, लोगों को मारने पीटने लग गया और गांव में सांड था, उसके साथ लड़ाई वगैरह, तो खतरा की स्थिति बना रहता था। लोग वह क्या करते हैं कि धार्मिक आस्थाओं के चलते हुए गांव का ही जो बछड़ा होता है उसी को सांड के रूप में छोड़ देते हैं और वही बछड़ा जो है जो उसके खून के रिश्तेदार वहाँ पे होते हैं, उसकी कोई बहन होती है, कोई माँ होती है, कोई मौसी होती है, कोई बुआ होती है रिश्ते में, तो उन्हीं से वो प्रजनन करता है। तो ये वैज्ञानिक तौर से ये प्रजनन का तरीका ठीक नहीं है। बदलाव की शुरुआत हुई गाँव में पशु चिकित्सा केंद्र बनने से। 1980-81 में खगेश्वर सिंह ठाकुर नाम का VFA वेटनरी फील्ड असिस्टेंस यहाँ पुरी में आया था और उनने पहले सलाह दिया कि इसमें देसी जो गाय हैं उसमें यदि अच्छे नस्ल का बीज इसमें डाला जाए तो अच्छे नस्ल का बच्चे पैदा होते हैं। ये बात मतलब वो जो पांडे साहब जो आतरी से और ढोल डॉक्टर जो आतरी से तो ये बना मतलब सलाह देवत जिसकी नहीं सुकालो राम जी ऐसे करो तो मतलब तुम हाँ थोड़ा से तरक्की मतलब कर लो और जानवर बढ़िया मतलब सुधार हो जाए और दूध दी जानवर घलो कीमत में बिकी। ये हमने अपने ज़िले में कंपलसरी किया कि हर व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे ABFO हो, चाहे हमारा चपरासी हो, उसको प्रतिदिन कम से कम 2 या 3 गांव जाना है और एक बार वो रूट निर्धारित कर ले कि कौन कौन से गांव में जाएगा, वो जो सुविधा हो, दूर ना हो, साधन हो, सुविधा हो, आसानी से, क्योंकि लौट के उसको अस्पताल का भी काम करना है, लेकिन उसको गांव में जाना है। बजाय इसके कि किसान हमारे पास आए अस्पताल में, तो वैसा नहीं करना है, हम किसान के पास जाएं। शुरुआती दिनों में लोगों को कृत्रिम गर्भाधान के बारे में समझाना कठिन था। गांव वालों के मन में इस विधि को लेकर
तरह तरह की शंकाएं थीं। पहले तो क्योंकि जागरूकता का अभाव था, लोग विरोध करते थे और इसको पाप मानते थे। मानते नहीं थे साहब कि कैसे ऐसे कृत्रिम गर्भाधान से बच्चा कैसे पैदा, ये भी नहीं मानते थे। डॉक्टर बेकार है, ये सही तरीके से डालें या कुछ भी है, तो उस समय थोड़ा असंतोष थी गांव में कि मतलब सांड द्वारा सब चीज होना चाहिए। नहीं यार, वैसे काम नहीं कराना, ऐसे बस्ती में ऐसे सब कट डर थे, ऐसे वाला बात नहीं है। पशु में कृत्रिम गर्भाधान के लिए सुकालूराम और रमेश यादव जैसे कुछ उत्सुक लोग सामने आए तो एक बड़ी मुश्किल का समाधान हो गया। लिक्विड सीमेन वाला कॉन्सेप्ट जब चालू हुआ तो लोगों ने विरोध किया, तो ऐसे चंद लोगों ने जानना चाहा कि ये है क्या, और उनको संतुष्ट किया गया कि भाई आपके जानवर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है, ये आपके बेहतरी के लिए है। और इन लोगों ने एक कहना चाहिए कि उस समय के हिसाब से रिस्क लिया कि चलिए हम आप पे भरोसा करते हैं और हम जो है आपके साथ हैं, बताइए क्या रिजल्ट आप ला सकते हैं। उस समय अपने पास करीब 100 देसी गाय थी और हमने उसमें 2-4 में एआई करके देखा कृत्रिम गर्भाधान करके, तो उसमें जो बच्चे आए थे भारी लंबे थे, सुंदर भी अच्छे थे और एकदम उसके बाल एकदम मुलायम लगते थे। और ऐसे तो दिखने में जैसे कोई शेर के बच्चे ऐसे दिखते थे, तो कोई कुत्ता के बच्चे जैसे दिखते थे। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान यानी एआई विधि से जन्मे पहले बच्चे को देखकर ग्रामीणों की फुसफुसाहटें बढ़ गईं। पहले जब जानवर आए ऐसे ना साहब बीज डाली ये मना डॉक्टर मना, तो जो बच्चा निकले ना वो का है कि उटपुटांग टाइप अच्छा टाइप के नहीं दिखे। पहली का है समझिए जो जानवर इस ना वो देसी नस्ल के, वो देसी नस्ल के जानवर ना तो वो का अच्छा टाइप के दिखा। ये जो जानवर है अच्छा टाइप के नहीं दिखे, तो मन में तो भावना पैदा होबे करी से कि कुल मिला के जानवर ठीक नहीं है। बैल बनी तो ठीक से नहीं बन पाई, गाय जो बनी वो ठीक से नहीं बन पाई। जल्द ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिले और बेसिर पैर की बातें बदलती हवा में गुम हो गईं। देसी गाय का दूध और वो जो कृत्रिम गर्भाधान से जो बच्चियाँ गाय बना था उनका दूध, उन्होंने अंतर देखा तो लोगों में कहीं न कहीं जागरूकता आया। क्योंकि जैसे अपन ने यही किया, बच्चा पैदा होने में करीब 10 महीने बाद जो है 1 साल बाद किसानों को लगा कि अरे भाई ये क्या हो गया, हमारी गाय का जो पहले बच्चा आता था तो बड़ा छोटा सा आता था, वो बिल्कुल बिल्ली से दिखे आता था, अब ये तो बड़ा आ रहा है, क्या बात है। फिर हम लोगों ने भी जा करके मीटिंग्स वगैरह करके भाई इससे आपको जो बच्चा मिल रहा है वो कृत्रिम गर्भाधान की वजह से, फिर उससे लोगों को अटेंशन जो है डाइवर्ट हुआ कि नहीं हमें कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए। मोर पार देसी नस्ल गाय रहीस, तब गाय रहीस ओकर बाद में इसने एक दिन डॉक्टर और चपरासी घरे मोर रहीस तो मन कथे गर्म पानी दे और साबुन दे कथे, डॉक्टर में गर्म पानी साबुन मांगथे तोर गाय तो का बजी कथों तो तोर गाय और गर्मी माँ है ओला फलाबो कथे, तो डॉक्टर और चपरासी है मोर गाय में गर्मी में तो बीज डालिस। हमारे यहाँ का जो वर्तमान में जो नस्ल है छत्तीसगढ़ में उसको नॉन डिस्क्रिप्ट बोलते हैं, निपट देसी। तो इसका एक्चुअली में कोई मतलब टिपिकल कोई क्वालिटी ही नहीं है, या दूध के मामले में या शारीरिक बनावट के मामले में। तो जब हम एआई करने जाते हैं कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से, उसमें जो है कि जब बच्चा आता है तो ये साइंटिफिक है कि 50% जो अंश है वो माँ का आता है और 50% जो अंश है वो पिता का आता है। कि जैसे हमने गिर डाला तो पहला जो काफ आएगा वो 50% गिर होगा, और अगर वो बच्चिया हो गई तो उसमें अगर हम फिर से गिर डालते हैं तो वो जो प्रतिशत है कि अब माँ 50% बियर कर रही है, उसके बाद 100% फिर हमने गिर डाला तो उससे क्या होता है कि 25 माँ का आ जाता है, 50 फिर सीमेन का आता है, तो 75% हो जाता है। प्राकृतिक गर्भाधान हेतु प्रयुक्त जो सांड है वो एक बार में केवल एक ही गाय को फला सकता है, जबकि कृत्रिम गर्भाधान के जो सांड हैं उससे जो वीर्य हम लोग संकलित करते हैं उससे करीब 500 से 600 गायों को फलाया जा सकता है। अगर कोई सांड बहुत अच्छा है उसको हम एक जगह रख के उसके वीर्य को एक जगह इकट्ठा करके उसको पूरा प्रोसेसिंग करके और उसकी स्ट्रा बना के कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पूरे प्रदेश में समान रूप से हम फैला सकते हैं। जबकि प्राकृतिक गर्भाधान में सांड एक ही जगह रहता है और वो उसी झुंड की गायों को फैला सकता है, क्योंकि सांड जब प्राकृतिक गर्भाधान करता है तो बीमारी संक्रमण जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज है उसके फैलने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है। पारंपरिक पेशे और संवेदनात्मक जुड़ाव के कारण चरवाहों को इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पहचाना गया। करीब 6 महीने हम इसको स्टडी किए कि भाई राउत हमारी क्या सहायता कर सकता है। तो नतीजा ये मिला कि राउत
पूरे झुंड का बधियाकरण करा सकता है, पूरे झुंड का टीकाकरण करा सकता है, पूरा गाय को पकड़ने का, धरने का पूरा काम जो है वो कर सकता है। किसान तो बिल्कुल चिंता नहीं करता, लेकिन राउत को पूरी जानकारी रहती है और पूरी चिंता वो करता है। अब की वही मतलब जैसे संपर्क लिस्ट की डॉक्टर है कि भाई चरवाहा से हम जैसे जानकारी ज़्यादा लेंगे, है नहीं, तो मतलब तत्काल हमला खबर मिल जाए कि हम ओकर से AI कर पान, तो हम सोचें कि मतलब चलो भाई मतलब कि डॉक्टर से संपर्क हम करे जाए, अब ओकर से हमला जानकारी मिली कि वास्तविक में एक से ऐसे होते, तो हम जैसे डॉक्टर से मतलब लगाव ले कि मतलब बिल्कुल डॉक्टर कंफर्म हो, ओकर बाद AI करे शुरू। और उससे चरवाहा को भी फायदा है साहब। पहले जैसे एक गाय देसी गाय में आधा लीटर जैसे बरवही ले जाते थे, आज 3 लीटर 4 लीटर बरवही ले जाते हैं। कि 3 दिन के बाद चौथे दिन का दूध उसका है चरवाहे का, तो उसको दूध भी ज़्यादा मिलता है, तो वो इंटरेस्ट भी उनका बढ़ गया। किसानों को बताया गया कि वे पशुओं की देखभाल बेहतर तरीके से कैसे करें। रात में जानवर को किसी कोठा में बंद करके रखते हैं, उसमें दरवाजा एक होता है, खिड़की वगैरह लोग रखते नहीं गांव में, तो रात भर जानवर जो है बंद कमरे में रहता है और वहीं पे वो गोबर करता है, पेशाब करता है, और पेशाब में जो है यूरिया होता है, यूरिया से अमोनिया गैस निकलता है। अमोनिया गैस जो है पूरा जानवर सांस के साथ में लेता है, उसके आंखों में, तो आपने देखा होगा आंख में आंसू आने लगता है जानवरों के। किसान सोचता है कि इसके आंख में कोई बीमारी हो गई, वो डॉक्टर के पास जाता है, वास्तव में कोई बीमारी नहीं होती, वो क्योंकि रात भर कोठे में बंद रहा और उसको एक क्रॉस वेंटिलेशन नहीं था उस कोठे में, उसकी वजह से पेशाब के साथ में जो निकली यूरिया है, उससे जो अमोनिया गैस निकली, उसकी वजह से उसको तकलीफ है। लेकिन किसान को इस चीज़ तो ये बारीकी नहीं मालूम है, तो हम लोगों ने उनको बताया कि इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आप दीवार में आर पार छेद कर दीजिए, खिड़की लगा दीजिए। पंखा तो मतलब बहुत दिन से मतलब चालू कर ले हैं, कहा है पंखा जैसे रख देवे ना तो मछाड़ वछाड़ मतलब वो उसमें नीचे आवे, और जैसे दिन में कुछ चला दे तो माछी वाछी बैठते, वो मतलब थोड़ा सा ये बचते। और दूसरा बात कि ज़मीन है जैसे गीला है तो वो सुखा देते हैं। अब संगीत सुनाने से मतलब उसमें बहुत फ़ायदा है। सबसे बड़ी बात तो मैं कोई भी आदमी कहना चाहता हूँ कि मतलब देख लगाना चाहिए। लूटे चैन मेरा काला जादू करे, लंबे बाल तेरे, या DVD आते या CD आते, वो दिखाना चाहिए। ओमे का है कि जानवर दूध सही दी और खाना जो खाए ना बिल्कुल सही खाई खाना। तो अपन यूरिया कुटी स्टार्ट किए, जैसे 1 कुंटल कुटी है, उसको 50 लीटर पानी में 4 किलो यूरिया घोल दिए, अपने छेद के ऊपर से पॉलीथीन ढाँक दिए, तो कम से कम 20-21 दिन तक उसको ढाँक के रख दिए। उसके बाद से उसको खिलाने चालू कर दिए। तो पहले से खुला कुटी डाल देते हैं, तो उसमें जितना खाना हो वो खा लेते हैं, उसके बाद जो बचा उसमें अपना दाना डाल के फिर खिला दिए। उससे जानवर तंदुरुस्त भी है, खर्चा में कम, तो उससे जानवर दूध देने वाली दूध भी देती है और खाली जानवर भी अच्छी बना रखती है। और अभी हमारे जानवर की सुरक्षा हम खुद महिला मन कर लेते हैं, और साफ सफाई देख रेख हमारे महिला द्वारा होती। अभी नई टेक्नोलॉजी में एजोला करके एक फर्न है, एक्वेटिक फर्न होता है, पानी में उगने वाला फर्न है। हर किसान अगर अपने घर में एक छोटा सा गड्ढा सा बना ले और उसमें उस फर्न डाल करके ग्रो करे, कोई खर्च नहीं है, तो वो एक जानवर को अगर अपन अजोला 1 किलो 1.5 किलो रोज़ खिलाते हैं तो 1 किलो 1.5 किलो दाना के बराबर उसकी पूर्ति हो जाती है। जबकि अजोला में कुछ खर्च नहीं है, 10-15 दिन में थोड़ा सा 10-20 ग्राम सुपर फास्फेट डालना पड़ता है, गोबर और मिट्टी डालना पड़ता है। पिछले दशकों में व्यापक पैमाने में हुए नस्ल सुधार के इस कार्यक्रम ने गांव की दशा ही बदल दी। आज पुरी के घर घर में दूध और अच्छी नस्ल के पशु हैं। ये गाय देसी नस्ल की गाय है, इसमें देसी इसकी माँ है और इसमें AI करवाया था, जिसमें HF साहिवाल का बीज डलवाया था, जिससे ये गाय पैदा हुई है और ये 15-16 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। ये जो गाय है HF है, हॉस्टन फिजिशियन कहते हैं। इनकी माँ भी देसी है, जिसमें मैं HF का सीमेंट डलवाया था और जिनका ये के बच्चा बढ़ करके गाय बनी है और इसमें अभी 16-17 लीटर हर दिन दूध देती है। ये बछिया है और ये भी कृत्रिम गर्भाधान की बछिया है, ये अभी 3 साल की उम्र का है और ये साहिवाल HF का बच्चा है, उसी का सीमेंट का पैदा हुआ है। अभी फिलहाल 15 महीना दिन के अंदर में गाभन हुई है। ये गाय जन गई है, पैदा मतलब बच्चा दे चुकी है। ये भी साहिवाल HF की बछिया है और ये अभी 8-9 लीटर दूध देती है प्रतिदिन। ये गिर नस्ल का बछवा है, इसकी माँ HF गिर है
जिनका ये बच्चा पैदा हुआ गिर नस्ल का, ये अभी 1.5 साल की उम्र का है। एक खेती किसानी के लिए अच्छा उपयुक्त बैल बनने के लायक है, इसलिए इसको रखा गया है। दूसरी ये जो गाय है ये गिर नस्ल की गाय है। HF इसकी माँ थी जिसमें गिर सीमेंट डलवाया गया था। ये 14-15 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। ये बैल है खेती किसानी के लिए, ये हरियाणा का बच्चा है। इसको सीमेंट तो नहीं डलवाया था, लोकल पैदा हुआ था। ये जो बैल है वो रेड सिंधी का बच्चा है। इसकी माँ भी देसी नस्ल की थी जिसमें रेड सिंधी का सीमेंट डलवाया था, जिसका भी बैल पर अभी काम में लग रहा है और ये खेती किसानी के लिए वजन ढोने के लिए बहुत उपयुक्त है। हम लोग भारतीय नस्ल को ही बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे गाय में जो दुधारू नस्ल है, शाहीवाल है, गिर है, रेड सिंधी है, और ख़ास तौर से ग्रामीण अंचल में जहाँ बैल की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके जो बछड़े होते हैं वो भी अच्छा काम करते हैं। जबकि विदेशी नस्ल के जो बछड़े आते हैं उसको लोग उतना नहीं पसंद करते और वो उतना काम कर नहीं पाते, क्योंकि गर्मी जब पड़ती है ना तो उसमें सांस तेज़ तेज़ लेना, पेंटिंग शुरू हो जाती है। जबकि हमारे जो भारतीय नस्ल के जानवर हैं उनमें प्राकृतिक तौर से प्रतिरोध क्षमता है और नेचर ने उनको दिया हुआ है कि ज़्यादा गर्मी भी सह सकते। साहीवाल है या HF है, ये सब ऐसा जानवर ला पालथन ना तो एकर से ज़्यादा ताकत वाले मिलते हैं। ये नांगर जोते बार ज़्यादा ताकत वाला है, गाड़ा में भर्ती लाए बार ज़्यादा ताकत वाले है। 30-40 हज़ार की मतलब में यहाँ जानवर पहले बेड डरते हैं हर साल, और पर साल में है तो 2 लाख रुपया की बेड डरे साल भर में। फिर भी अभी 18 जानवर अपन पास हवे। जब से विदेशी नस्ल के उपचार हुई से वहाँ से हमला दूध गाय बछड़ू से हमला बहुत फ़ायदा मिले है। गैया बेचे से फ़ायदा हो है, दूध से फ़ायदा हो है, और वो में हमार आर्थिक हमार समस्या है बहुत दूर हुई से साहब। एमें हमार लोग लड़का के पढ़ाई लिखाई सब सुधार हुई से। गोबर को सब घुरुआ में डालते हैं, और घुरुआ में जैसे सज गए तो अपन खेत में डालते हैं तो धान ज़्यादा होते। और कुछ गोबर अपन गोबर गैस बनाए हैं उसमें डालते हैं तो खाना बनाए काम में आते, वो भी फायदा है। और ओकर गोबर जो और निकल जाते फिर वो घुरुआ में डाल दे, वो फायदा छे। नहीं तो गर्मी के दिन ही छेना थाप ले, वो में फायदा छे। इतना होने के बावजूद दूध के लिए ऐसे खरीदार सामने नहीं आ रहे थे जो गांव का सारा दूध खरीद सके। जो सक्षम थे वे तो बाहर जाकर अपना दूध बेच रहे थे। अब इसमें ऐसा है कि अब हर घर से दूध जब उत्पन्न आने लगा तो क्या है कि कोचिया जैसे गांव प्राइवेट वेंडर जो है वो दूध धमतरी ले जाते थे, तो 2 किलो 3 किलो सब लोग दे देते थे। तो क्या है प्राइवेट वेंडर उधर अपन जाके पैसा इधर उधर अफरा तफरी। अधिकतर जो देखने को मिला कि उसको दूध सीजन हो जाता था ना तो दूध वो नहीं ले जाते थे और वो उनके भरोसे देखते रहता था, उनका दूध खराब हो जाता था। दूध ले भी गया तो उसका पैसा बराबर नहीं मिला, किसी दिन फट गया करके उसको बहाना बना दिया, किसी दिन आपका दूध बिका नहीं, किसी दिन क्वालिटी है। ये दुनिया भर के लन फन करके लोगों को जो शोषण है वो कुछ दिन चला। तो जिससे हमला धमतरी जाए जो यह समय है तो वहाँ हमला टाइम भी ज़्यादा होते, और टाइम भी ज़्यादा हो के बाद वहाँ